प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग जो मैट्रिक का भी एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम अभी 12th का एग्ज़ाम चल रहा है, मैट्रिक एग्ज़ाम आने वाला है। इसी की तैयारी को लेकर के हम सभी ऑब्जेक्टिव का जो सेशन जो था, ऑब्जेक्टिव का किया हमने, विद्यार्थी सारे ऑब्जेक्टिव को हमने कवर किया है। अब चूंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है विद्यार्थी पूरे एग्जाम में सबको ज्ञात होता है सर कि यह 230 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 230 का होता है विद्यार्थी सब्जेक्टिव। ये टोटल हुए विद्यार्थी 460 और 40 को आपका आता है कहां से? प्रैक्टिकल से। यानी कि हम तैयारी करने जा रहे हैं 230 का ऑब्जेक्टिव का तैयारी हम लोग कर चुके हैं। हमने चैप्टर वाइज सारे विषयों का जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था हमने कवर किया। आज के इस सेशन में साइंस का जो मॉडल पेपर है, और एक बात बता देता हूं कि जो भी क्वेश्चन यहां पे है सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से संबंधित है, एग्जाम में आना है। आप देखिएगा जब एग्जाम होगा साइंस का तो उस दिन मैं आऊंगा और स्क्रीनशॉट के साथ सारे क्वेश्चन को मैं लगाऊंगा। चूंकि इतना ही साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का बहुत सारा क्वेश्चन है। अभी आपका मॉडल पेपर फर्स्ट है, इसके बाद 5 गो मॉडल पेपर हम साइंस का लेकर आएंगे ताकि कहीं से भी साइंस में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो और आपका रिजल्ट एकदम चढ़ करके बोले, आपको लगे कि हाँ हमने कहीं क्या किया है, पढ़ा है। तो खूब ध्यान समझिए ताकि एग्जाम में आपका बल्ले बल्ले हो। देखिए विद्यार्थी, यहां पर देख रहे हैं 10th साइंस मॉडल पेपर फर्स्ट है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो एग्जाम में विद्यार्थी 2 अंक स्तरीय जो प्रश्न आता है ना, 2 अंक स्तरीय, उस प्रश्न को हम लेकर के आए हैं। कोशिश करेंगे सिर्फ उतना ही प्रश्न नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे प्रश्नों को हम बताने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम में आवे और आप उसे समझने की भी कोशिश करेंगे। देखते हैं सर क्या है। चलिए यहां पे अगला क्वेश्चन है, भौतिक का है। चलिए देखिए कितना सुंदर प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तब विद्यार्थी इसका जवाब आप 2 प्रकार से दे सकते हैं। पहला प्रकार कि सर अगर यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव है तो एक शब्द काफी है, लेकिन अगर यही प्रश्न अगर विद्यार्थी सब्जेक्टिव है तो ध्यान रखना सब्जेक्टिव में कम से कम विद्यार्थी 20 से 30 शब्दों में क्या करना पड़ता है, इसे लिखना पड़ता है। अगर एक शब्द में कहा था तो प्रकाश का अपवर्तन है। अब इसी को, चूंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का है, थीम यही काम करेगा, उसके थीम में मेन जवाब प्रकाश का अपवर्तन ही आएगा, लेकिन इसी चीज को थोड़ा सा विस्तृत रूप से क्या करना है, हमें बढ़ाकर क्या करना है, जवाब देना है। तो देखेंगे यहां पे है, देखिए ध्यान से, तारों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर के गुजरता है और वायुमंडल की इन परतों का घनत्व और तापमान लगातार बदलते रहता है, जिससे प्रकाश का बार बार अपवर्तन। देखिए बोले ना, थीम आपका यही है, लेकिन अब है प्रश्न सब्जेक्टिव है, थोड़ा सा तो बढ़ाना पड़ेगा। और यही कारण है कि तारे की स्थिति और चमक में परिवर्तन दिखाई देता है, इसलिए तारे का होते हैं, टिमटिमाते हैं। एक और बात विद्यार्थी याद रखना है, अगर तारा आपको यहां पे है, यहां पे तारा है, अगर कोई व्यक्ति यहां से क्या हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, अगर देख रहा है तो आपको लगता है तारे की वास्तविक स्थिति को देख पाता है? नहीं, हम कभी भी तारे के वास्तविक स्थिति को नहीं देख पाते हैं। अगर तारा यहां पे है तो उसे आभासी हुआ यहां पे तारा का होगा विद्यार्थी दिखाई पड़ेगा, अगर तारा यहां पे है तो यहां पे, यानी कि हम तारा के वास्तविक स्थिति को नहीं देख पाते हैं। कैसे देखेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, कितने परत को पार करने के बाद तारा का प्रकाश, चूंकि तारा जो उसके पास प्रकाश तो ऐसे, देखिए सूर्य भी तारा ही है, सूर्य के पास से प्रकाश है, लेकिन चूंकि तारे जो हैं सूर्य से बहुत ऊपर है, जिसके कारण कई बार उसका अपवर्तन होता है, और जब कई बार जब अपवर्तन होगा तो उसका तापमान दिशा का होगा, बदलेगा, और यही कारण है कि तारा का होता है विद्यार्थी टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहां से अब याद रखना है, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्यों? अगर आपके पास नोटबुक है तो उस नोटबुक पे क्या इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और उस क्वेश्चन को भी दिमाग में रखना है। यहां से जैसे तारा आना चाहिए, तो तारा के साथ साथ तारा टिमटिमाता है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है, क्यों, यह भी ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। क्योंकि सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जल्दी में चलता है, सब्जेक्टिव आपके दिमाग में बैठाना है। एक बार में समझिए सर, तारा बहुत ऊपर है, प्रकाश आएगा, कई बार वायुमंडल में क्या होगा, वो
क्रॉस करेगा यानी पार करेगा, तो पार करेगा तो विभिन्न प्रकार के ताप आएगा, उसका दिशा बदलेगा, इसीलिए तारा टिमटिमाता है। अगला है अवतल दर्पण के उपयोग। देखिए अब अवतल दर्पण से हम सारे, देखिए अब एग्जाम में अवतल दर्पण से जो प्रश्न पूछे सब्जेक्टिव में सारे को हम कवर करेंगे। अगर पूछता है अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का, देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह ही परावर्तक सतह उभरा हो, चाहे धासा हो, देखिए यहां देख रहे ना उठी, अगर हम कहें कि सर यह है भाग, अगर इसका धासा वाला भाग, सॉरी जो धासा वाला भाग है विद्यार्थी यह अवतल है, ये उभरा भाग है तो क्या है उत्तल है, तो एक बार में अवतल दर्पण हो जाएगा। अब पूछेगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी विद्यार्थी ऋणात्मक होता है, ऑब्जेक्टिव बनेगा। अवतल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं, तो दो उपयोग, चलिए आपको हम बहुत सारा उपयोग बता देते हैं। देखिए लेकिन एग्जाम में पूछता है दो उपयोग, आपको दो ये को लिखना है। अब इससे थोड़ा होता है कि बोर्ड देगा आपको 2 नंबर, हम लिख दिए 5 नंबर, 5 गो उपयोग का है। पहला देखिए, पहला उपयोग समझेंगे कि सर कहां हम कर सकते हैं, याद कीजिए जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे सर, सोलर कुकर हो सकता है, हजामती दर्पण हो सकता है, गाड़ी के हेडलाइट हो सकता है, हो सकता है क्या। उसके बाद हम सोलर कुकर, हजामती दर्पण, गाड़ी की हेडलाइट, नाक, कान, गला के डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। यह रहा अवतल दर्पण का उपयोग। कहां से पूछिए, अब पूछेगा अवतल दर्पण को कौन सा लेंस कहते हैं, तो विद्यार्थी याद रखना है और अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण। कहां से आएगा भाई, कहां से आएगा अवतल दर्पण, और आपसे पूछ का सकते हैं वो अवतल दर्पण में ध्यान रखना है, पूछेंगे तो अवतल दर्पण का प्रकार, अवतल दर्पण का उपयोग पूछ सकते हैं। अवतल दर्पण के फोकस दो धनात्मक या ऋणात्मक होता है, अवतल दर्पण क्या किसे कहते हैं, और कहां से आएगा अवतल दर्पण में, ऐसा दिमाग में क्या होना है, बैठाना है। देखिए सर जवाब है यहां पे, दाढ़ी बनाने में, उसके मेकअप करने में, देखिए सबसे ट्रेंडिंग में भाई दाढ़ी तो छोड़ दीजिए, मेकअप सबके सबसे अधिक बा में दर्पण के रूप में, क्योंकि यह पास रखी वस्तु को बहुत बड़ा दिखा देता है और स्पष्ट दिखाता है, इसीलिए हम विद्यार्थी हजामती दर्पण में या मेकअप के रूप में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साथ में वाहन का जो हेडलाइट होता है ना, गाड़ी का हेडलाइट, सर्च लाइट, वहां पर भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह प्रकाश को समांतर किरणों में बदल देता है। समांतर प्रकाश पुंज याद है ना विद्यार्थी, समांतर किरणों में क्या करता है विद्यार्थी, ऐसे क्या होता है, बदल देता है, इसीलिए यही आपका अवतल दर्पण का उपयोग है। अगला है ओम का नियम, सबको मैं देख लीजिए। अब है ओम के नियम, यहां से भी दो प्रकार का प्रश्न। अब देखना होता है विद्यार्थी कि यहां से प्रश्न लघु है या फिर दीर्घ है। अगर लघु है तो 2 नंबर है, दीर्घ है तो 4 नंबर है। तो ध्यान आवत नंबर समझ में कि हम काम मारेंगे लघु के लिए, काम बड़ा का चित्र में जाने का 2 नंबर है, आराम से इसका क्या करेंगे हम ओम का नियम लिखेंगे। देखिए कहता है ओम का नियम कहता है कि यदि तापमान को स्थिर रखा जाए तो किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरे के बीच लगाए गए विभवांतर क्या होता है विद्यार्थी, समानुपाती होता है। यानी कि भी समानुपाती आई, यानी कि भी बराबर क्या होता है आई आर, और जहां पे भी क्या होता है विभवांतर, आई विद्युत धारा और आर क्या है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है। बस इतना ही लिखना है 2 नंबर में। ऐसा ना है बस मतलब इस कोर्स को, इस क्लास को चलाने का एकमात्र उद्देश्य, ऐसा नहीं कि आपकी तैयारी नहीं हुआ है, तैयारी हुआ है, सिर्फ हम लोग रिकॉल कर रहे हैं कि आपके दिमाग में वह बैठे, क्योंकि अभी जो बैठेगा वही एग्जाम तक रहेगा। आपने बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिन से आप पढ़ रहे हैं, तो उसके आधार पर छोड़ दिया था फिर रिजल्ट फंस जाएगा। इसीलिए क्या करना है, बहुत कुछ नहीं देखना है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि हाँ ऐसा होता है। सवाल को अपने दिमाग में रखना है, जवाब को भी दिमाग में खूब एकदम देहाती ठेठ भाषा में दिमाग में रखना है और जवाब मार देना है। यह भी ध्यान रखना है परीक्षार्थी को हमेशा लिखा रहता है उस पर, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में जवाब देना है। चीटर है किताब है, टारगेट जो बड़े बड़े किताब हैं उसके हिसाब से दीजिएगा तो एग्जामिनर क्या कर लेगा, पकड़ लेगा कि विद्यार्थी चीट किया, जबकि आप लिखे हैं जाकर के अपने मन से ही। देखिए ना दृष्टि दोष क्या है, तो जब ही आंखों से का हुई ना दिखाई दी तो दृष्टि दोष को जाए, एक बार में समझ जाइए ना, बुझाएगा। ये आंख है, जब इस आंख से हमें विद्यार्थी ना दिखाई दी तो बीमारी है, हम क्या है बेमर्तियां हैं, रोगी है, तो आंख में क्या है दोष हो गई। अब है ऐसा ही ना लिखाई, तब कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे जब किसी व्यक्ति को
इस नेत्र से किसी वस्तु को देखने में क्या हो, कठिनाई हो, उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। यह दृष्टि दोष विद्यार्थी कई प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 4 जान जाइए। एक को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, दूसरे को बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरे को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, और चौथे को बोलते हैं अबिंदुकता। अब देखिए यहां पे कहता है कि यह कितने प्रकार के, तो 4 लिख देंगे। अगर यही दीर्घोत्तरीय रहता तो हम लिखते दृष्टि दोष क्या है, लिखते इसके प्रकार, लिखते चारों प्रकार के बारे में बताते, तो हम बता ही देते हैं। सर निकट दृष्टि दोष में तो जब किसी व्यक्ति को नजदीक की वस्तु खूब चकाचक साफ साफ दिखाई देवे लेकिन दूर के वस्तु ना दिखाई देवे तो कहल जाए निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष के लिए विद्यार्थी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देवे, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देवे तो उसे हम दीर्घ दृष्टि दोष कहेंगे। और दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार क्या है, तो उत्तल लेंस है। एक होता है जरा दृष्टि दोष, तो जब कि वो व्यक्ति के ना नजदीकी लौके ना दूर लौके तो उसे कहेंगे जरा दृष्टि दोष। तो 2 गो लेंस वाला क्या होगा, चश्मा पहनेगा, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेगा। एक होता है अबिंदुकता, जब सिलेरी मांसपेशी में क्या होता है, सिकुड़न होता है, यह खासकर बुढ़ापे में होता है, तो वहां पे बेलनाकार लेंस पहनने की सलाह दिया जाता है। देखिए सर कहता है जब आंख किसी वस्तु की स्पष्ट छवि रेटिना पर नहीं बन पाती है तो उस वस्तु की धुंधली दिखाई देती है, इसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। हाँ, दृष्टि दोष आया तो याद रखना है विद्यार्थी, मोतियाबिंद याद रख लीजिएगा, मोतियाबिंद याद रखना है। याद रखना है समंजन क्षमता, समंजन क्षमता याद रखिएगा। याद रखना है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब आया तो समझ जाइए, मोतियाबिंद, समंजन क्षमता, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यह सब इतना क्वेश्चन भी क्वेश्चन को दिमाग में रखना है। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य, यानी कि इसी को बोलते हैं हम लोग जरा दृष्टि दोष। ठीक है ना, तो अपने एकदम भाषा में याद रखना है विद्यार्थी, जरा दृष्टि दोष। एक होता है अबिंदुकता, तो आपको हाई क्लास में जाना होता है, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, दिश धारा, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब साफ एकदम सीधे, डायरेक्ट करंट बुझते हैं, समय के साथ दिशा ना बदलेगा। अब प्रत्यावर्ती में समय के साथ दिशा भी बदलते रहता है, यानी कि उससे अल्टरनेट करेंगे। जो देखना नहीं यहाँ पे सारे लाइट जो चल रहा है सब अल्टरनेट करंट है। जो आपके घर में जो विद्युत जो है ना, बिजली आता है वो सब प्रत्यावर्ती धारा है। और जितने प्रकार के बैटरी देखते हैं ना, बैटरी सब डीसी करंट है, नहीं डीसी। बैटरी चार्जर देखिए होइएगा, पहले आता था, अब तो लाइन सबके घर में है। अब तो एसी चार्जर से ही मोबाइल चार्ज हो जाता है, तो पहले डीसी चार्जर आता था। जैसे गांव घर कहीं ट्रैक्टर के हुए खड़ा हुआ, वही ट्रैक्टर में लोग लेके फंसाने पहुंच जाता था। तो डीसी यानी डायरेक्ट करंट, उसका दिशा नहीं बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा इसका दिशा बदलता है। देखिए एसी में समय के साथ दिशा बदलता है, यह एक ही दिशा में बहता है। इसका स्रोत कहां से, तो घरेलू बिजली सप्लाई। इसका कहां, बैटरी सेल है। तरंग रूप इसका साइन वेव होता है। इसका क्या हो, साइन वेव मतलब देखिए यह ऐसा चलेगा, देखिए ध्यान से विद्यार्थी समझना है, यह ऐसा चलता है। यह आपका हो गया प्रत्यावर्ती। जो डीसी होता है बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलता है, और इसी को हम ऐसे कर दिए विद्यार्थी, तो क्या हो गया, अल्टरनेट करंट हो गया, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। जीवाश्म ईंधन, देखिए जीवाश्म ईंधन 2 उदाहरण, सीधे से बात में समझो। करोड़ों वर्ष पहले बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे किसी कारणवश क्या हो गए, दब गए। अधिक अधिक ताप और दाब के कारण वह संकुचित हो गए, और अगर हमें किस रूप में मिल रहा बा, जीवाश्म के रूप, कोयला के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में, प्राकृतिक गैस के रूप में मिल रहा है, वही तो जीवाश्म है। जैसे आप देखिएगा लोमस मेमथ का जीवाश्म मिला था, आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म मिला था। जीव विज्ञान में तो मिला था ना भाई, सब क्या है, जीवाश्म तो है। कोयला जीवाश्म नहीं है, पेट्रोल जीवाश्म नहीं है, घर है जो खाना बनता है गैस पे क्या है, वो विद्यार्थी जीवाश्म है। इसके 2 उदाहरण देखेंगे। तो लाखों वर्ष पूर्व जीवित पौधों और जानवरों के अवशेष से बने ईंधन को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। हाँ, आ गया प्रकाश का अपवर्तन और इसके नियम। तो जब प्रकाश का अपवर्तन आया है विद्यार्थी, तो याद रखना है प्रकाश का परावर्तन।
ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन, देखिए प्रकाश का अपवर्तन सीधी सी बात है, बताए थे आपसे हम कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका दिशा बदलता है, अपवर्तन है। और जब प्रकाश किसी चीज से टकरा कर लौट है वो परावर्तन है। इससे भी अगर साधारण भाषा में समझना है, इससे भी और खूब समझ तो समझ जाइए। जैसे मान लीजिए आप किस चीज को ले लीजिए या एक बार में समझ, जब प्रकाश किसी चीज को पार कर जाए, जब प्रकाश किसी को आर पार कर जाए तो विद्यार्थी कहेंगे अपवर्तन। और जब प्रकाश किसी वस्तु को पार न करे यानी टकरा करके चला आवे ना तो उसे कहते हैं परावर्तन। एकदम ठेठ भाषा में समझ लो। एक बाद और इसे समझे कोई तो समझ जानना चाहिए, कोई चीज एकदम ए पार से घुस के ओ पार निकल जाए, इधर से घुसे उधर निकले तो अपवर्तन, इधर से गई फिर लौट के कहा गल वापस आ गल तो अपवर्तन, परावर्तन हो जाएगा। माने पार कर गई तो परावर्तन, पार न किया तो, पार किया तो अपवर्तन, पार नहीं किया तो परावर्तन। जैसे बताए थे ना भी, एबीसीडी का भी याद रखना है, भी याद रखिएगा तो परावर्तन हो जाएगा। एकदम ऐसे आर पार करके निकल जाए तो अपवर्तन हो जाएगा। तो यहां सवाल क्या कहता है, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन विद्यार्थी इससे काम नहीं चलेगा कि सर इधर से घुस के उधर निकल जाए तो अपवर्तन हो जाए, ऐसा है से गोइला टकरा के वापस चले तो परावर्तन हो जाए। ये समझने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है। तो लिखने के लिए क्या होगा, तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से जैसे विद्यार्थी देखिए यहां पर हम एक माध्यम दे देते हैं, ठीक है ना, एक एरिया में एक माध्यम दे दिए। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, देखिए यहां पे प्रकाश आ रहा है, ठीक है ना, और यहां पर बता देते हैं विद्यार्थी आपका ही क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो जब प्रकाश इस माध्यम में था, अगर मान ले कि हवा में है और इसे हम कांच मान लेते हैं, तो जब प्रकाश हवा से जब कांच में जाएगा, तो दो माध्यम हो, एक हवा माध्यम है एक कांच माध्यम है। तो हम बताए ना जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका दिशा क्या होता है विद्यार्थी, क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो उसका दिशा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब चीज यहां पे देखिए, एक और चीज, दिशा बदल जाएगा, उससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन यहां से एक और ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव कि जब प्रकाश किरण विरल से, विरल मतलब गरीब, याद रखो, विरल माने गरीब और सघन माने अमीर। जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो केकरा को भागी, जब कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जब अमीर के यहां जाए तो किसके द्वार की तरफ जाएगा, गरीब की ओर, अमीर के दरवाजे की तरफ जाएगा। लेकिन वही अमीर जब गरीब के रूट से निकलेगा तो तेजी में निकलेगा, क्या है कि कोई पकड़ मत ले ना, कहेगा तो इसको हेल्प कर दो, बस वही समझना है। देखिए यह हवा है, गरीब है, कांच है, अमीर है, यह जा रहा है। विद्यार्थी ध्यान समझिएगा, खूब गौर से देखिए, इसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं गया है, यह आ गया है इधर। क्या कि आप यह कहां चल रहा है, तो सघन माध्यम में। और याद रखिए जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आता है तो वह अभिलंब की तरफ इधर आएगा। लेकिन जब यही प्रकाश किरण जब कहां से, जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है सवाल, ठीक है ना। तो क्या कहता है, प्रकाश का अपवर्तन हो गया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा बदल जाता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके अपवर्तन के कितने नियम है विद्यार्थी, दो नियम है। एक है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होता है। दूसरा नियम है आपतन कोण की जाया, अपवर्तन कोण की जाया क्या होता है, बराबर होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके दो नियम है, एक आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा साइन आई बटा साइन आर स्थिरांक यानी कि आपतन कोण की जाए, अपवर्तन कोण की जाए क्या होता है, बराबर होता है या एक नियतांक होता है। देखिए खूब बढ़िया, फ्लेमिंग के बामहस्त नियम, देखिए याद रखना है, फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से ओसर्टेड का, फैराडे का, ये भी याद रखना है। फ्लेमिंग का तो हम करा दिए, ओसर्टेड का याद रखिए, फैराडे का याद रखिए, ये आपका दायित्व है। प्रकाश का अपवर्तन था, परावर्तन ही बता दिए। चलिए फ्लेमिंग महोदय बताए कि यदि बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर अगर हम समकोण में क्या करें, हम ऐसे फैलाएं। देखिए ध्यान से, देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा ऐसा, देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा होगा, एक समकोण है, देख रहे हैं किस रूप में, इसी रूप में अगर फैलाएं तो तर्जनी किसको बताएगा विद्यार्थी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को, मध्यमा बताता है धारा के, और अंगूठा बनाता है बल की गति। और याद रखना है चूंकि यहाँ पे इस चित्र है, आप इस चित्र को क्या कर सकते हैं, समझ लीजिए। चित्र भी बहुत आसान है, देख रहे हैं यहां से आया यहां को गया, देख रहे हैं यहाँ पे एक आपका हो गया
आप बता सकते हैं सर ये अंगूठा हो गया जो बल की दिशा को बताएगा, ये तर्जनी है जो क्या बताएगा विद्यार्थी, तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएगा, और यह आपका बता देगा विद्यार्थी क्या हो गया, तो यह हो गया कौन, मध्यमा, जो धारे की दिशा का करेगा तो बता देगा। ठीक है ना, यह है आपके कौन, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। अब भौतिकी के बाद हम कहां गए विद्यार्थी, रसायन में। भौतिकी बहुत सारा क्वेश्चन है, उसे भी लेकर के आना है, हावड़ाना नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, चलिए तीर देख लीजिए, है तीर याद रखो, हैनोकारी को समझो। अगर हैनेकारी जौन भी तत्व हो के, जो भी तत्व हो, अगर उसका परमाणु संख्या समान है, इधरो जो तत्व हो जो बने इसका भी परमाणु संख्या अगर समान है तो कह सकते हैं कि यह संतुलित है। तो ऐसा ही लिखा है, समान समान लिखेंगे। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणु संख्या बराबर हो तो उसे हम कहेंगे विद्यार्थी संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया ना। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, समझिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या समान हो उसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए विद्यार्थी, अगर यहां पे हम कह देते हैं मैग्नीशियम और कौन, O2 MgO, क्या है संतुलित है? नहीं है भाई, नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम इधर एगो है, इधर एगो है, लेकिन ऑक्सीजन इधर दूगो है, इधर दूगो हो गया। तब क्या करना होगा विद्यार्थी, संतुलित कर देगा। तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 यहां लगा दीजिए। अब देख लिए मैग्नीशियम भी 2 गो हो गया, ऑक्सीजन भी 2 गो, इधर मैग्नीशियम 2 गो और ऑक्सीजन भी 2 गो। यह हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए यहां पे है, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक के दोनों पक्ष यानी कि अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान हो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए यहां पे उदाहरण भी लिखा हुआ है, आपको उदाहरण तो समझा दिए। यहां भी क्या है लिखा हुआ है, जिससे जिंक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, देख रहे हैं यहाँ पे जिंक सर एगो है, यहां भी एगो है, देख रहे हैं ना। क्लोरीन देखिए ध्यान से, यहां से 2 से गुना हुआ तो हाइड्रोजन भी 2 गो, क्लोरीन भी 2 गो, तो क्लोरीन 2 गो यहाँ पे हो गया, और 2 से गुना है तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया 2 गो। और हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो तीर मार के जो ऊपर निकल रहा है, यानी कि हाइड्रोजन विद्यार्थी गैस बन के क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, यह वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब जिप्सम क्या करते हैं हम, जब गर्म करते हैं ना 373 केल्विन पे, तो क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग मालूम है ना, पीओपी कराने में, मूर्ति बनाने में, और साथ साथ घर के डिजाइन बनाने में भी किया जाता है। ठीक है ना। तो सिर्फ पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र और उपयोग, तो उपयोग तो बता दिए। सूत्र देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी यानी कैल्शियम सल्फेट हिमीहाइड्रेट है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। इसका उपयोग टूटी हड्डियों पर प्लास्टर बनाने में, मूर्तियां, सजावटी वस्तु तथा फॉल्स सीलिंग यानी कि वह प्लास्टर वस्तर करने में। लोहे की वस्तुओं का जस्तीकरण, सीधी सी बात है भाई, जंग से बचाने के लिए। एक शब्द में तो जंग से बचाने के लिए। अब चूंकि ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, सब्जेक्टिव है, तो लोहे की वस्तुओं पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम जस्तीकरण कहते हैं। जस्तीकरण इसलिए किया जाता है ताकि जिंक की परत लोहे को वायु और नमी के संपर्क से बचाए तथा जंग लगने से रोके। इससे लोहे की वस्तु अधिक समय तक क्या होता है, सुरक्षित रहता है। सूचक, देखिए यही सूचक है। जब हम अम्ल क्षार लवण का क्वेश्चन है, सूचक जो क्या होता है, हमें अम्ल क्षार और लवण के बारे में क्या होता है बताता है, सूचक है। किसी एक सूचक है, हल्दी भी सूचक है, लिटमस पत्र भी सूचक है, वेनिला भी क्या है, सूचक है। तो जो पदार्थ अम्ल क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदलता है वही सूचक कहलाता है। जैसे लिटमस, यह अम्ल में लाल तथा क्षार में नीला हो जाता है। फिनोप्थिलीन क्षार में कैसा हो जाता है विद्यार्थी, तो यह गुलाबी हो जाता है। अयस्क और खनिज, तो जो आसानी तथा लाभकारी ढंग से प्राप्त हो जाए अयस्क। अब एक कथी है, खनिज है, तो धरती के नीचे से जन प्राप्त हुई खनिज है। देखिए, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक, आपका खनिज की परिभाषा हो गया। वे खनिज जिसे धातु लाभप्रद, यानी कि लाभप्रद का मतलब आसानी तरीके से हम क्या कर ले विद्यार्थी, प्राप्त कर ले। धातु की मात्रा क्या है, धातु भी यह हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। धातु खनिज होता है, धातु भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अयस्क में क्या होता है, धातु की मात्रा अधिक होता है। संबंध क्या है, तो सभी खनिज अयस्क, देखिए हाँ यहां पे क्वेश्चन पूछता है विद्यार्थी, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क
खनिज होते हैं। यह याद रखना है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इसका उदाहरण संगमरमर मिट्टी है, बक्साइट, हेमेटाइट, सब विद्यार्थी तो अयस्क का उदाहरण है। सहसंयोजक बंधन और एक उदाहरण देना है। देखिए, तो जब दो या दो से अधिक अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन की एक या अधिक जोड़ियां साझा करके स्थिरता प्राप्त करता है, तो उनके बीच बनने वाले बंधन को हम सहसंयोजक बंधन कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो सब अम्ल और क्षार, जब अम्ल और क्षार जब क्या होता है अभिक्रिया करे क्या बनाएगा, लवण का क्या करता है, निर्माण करता है, तो उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं, तो उसके गुण समाप्त हो जाते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया हम कह सकते हैं। और याद रखना है विद्यार्थी, जब भी रसायन का जो भी आप परिभाषा लिखें, उसमें इसका सूत्र क्या कीजिए, सूत्र का जिक्र जरूर होना चाहिए। पित्तल एवं तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ, तो स्वाभाविक बात, पित्तल या तांबे के बर्तन में खट्टा पदार्थ रखेंगे तो सर वो अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करेगा तो रासायनिक पदार्थ बनेगा। वह रासायनिक पदार्थ कैसा होगा, तो खतरनाक होगी, जहरीला होगा और स्वास्थ्य पर उसका हमारा बुरा असर पड़ेगा। देखिए, पित्तल और तांबा अम्लीय पदार्थ से अभिक्रिया करके धातु के लवण बनाते हैं। ये लवण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए दही और अन्य खट्टे पदार्थों को पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में ना रखेगा, चाहे नहीं खाना चाहिए। अब आते हैं विद्यार्थी जीव विज्ञान में चलते हैं। जाइलम फ्लोएम, देखिए बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट प्रश्न, जाइलम फ्लोएम में अंतर याद रखना है विद्यार्थी। जाइलम फ्लोएम का अंतर है, सब दो गो है, सुन ले। जाइलम सर जल का परिवहन करता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। जाइलम में जल का परिवहन सर नीचे से ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम में खाद्य का परिवहन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, यानी कि फ्लोएम में खाद्य का परिवहन ऊपर और नीचा दोनों होता है, ऊपर से भी होगा नीचे से भी होगा, लेकिन जाइलम में जो जल का परिवहन होता है कहां से, नीचे से ऊपर की तरफ। तो दो गो अंतर तो यहीं पे हो गया, और देखते हैं दो चार गो और होगा। हाँ देखिए यहाँ पे है सर, यह जड़ से पत्तियों तक जल एवं खनिज का लवण पहुंचाता है, यह पत्तियों से बनी भोजन सामग्री को अन्य भागों तक पहुंचाता है, यह ऊपर की ओर होता है, यह दोनों दिशा में, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी। यह मृत कोशिका है और यह विद्यार्थी का होता है तो जीवित कोशिका है। अगला है वायवीय श्वसन और कौन अवायवीय श्वसन में अंतर। श्वसन तो आप जानते हैं, एक बार में कह रहे सांस लेने की क्रिया को या लेने छोड़ने की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा विस्तृत रूप से देखिए यहाँ पे वायवीय श्वसन, यह विद्यार्थी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में अधिक एटीपी बनता है, इसमें कम ऊर्जा बनता है। इसमें वायवीय श्वसन का उत्पाद क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और अवायवीय श्वसन से लैक्टिक अम्ल या अल्कोहल। आहार श्रृंखला, देखिए आहार श्रृंखला क्या है, तो सीधी सी बात है भाई, प्रत्येक जीव अपने पोषण के लिए एक दूसरे जीव पे क्या होता है, आश्रित रहता है, एक दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे ही तो आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए यहां पर एक हम स्थलीय आहार श्रृंखला बताते हैं। घास हो गया, घास को कौन खाया भाई, बकरी की खस्सी, बकरी क्यों न खाला, चलो ज्यादा बकरी को कौन खा गया, तो बाघ खा गया। बाघ को कोई खाने वाला नहीं है, इसलिए विद्यार्थी बाघ क्या है, तो आपका सर्वोच्च उपभोक्ता है। इसी प्रकार एक और देखिए, जलीय देख लीजिए, शैवाल को कौन खाया, तो छोटी मछली। एग्जाम में पूछता है छोटी मछली को कौन खाया, तो बड़ी मछली। यह क्या है विद्यार्थी, यह आहार श्रृंखला हो गया। इसी प्रकार देखिए नहीं ना यहाँ पे सर, सब जीव एक दूसरे पे क्या है, आश्रित है। और जैसे ही आहार श्रृंखला है, तो याद रखना है विद्यार्थी, लिंडमान महोदय का एक नियम उन्होंने दिया था का 10% नियम। वो बोले कि अगर यह 10 केजी घास बकरी खाएगी 10 केजी, तो 1 केजी का ऊर्जा संचय होगा। 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम। और बकरी को पूरा बाघ खा गया, तो बाघ के अंदर कितना जाएगा भाई, 1000 मतलब कितना है, तो 1000 ग्राम है, तो उसका 10% कितना होगा, तो 100 ग्राम बाघ के अंदर जाएगी। यही लिंडमान महोदय बताए थे कि कोई भी जीव जितना ऊर्जा ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है, उसका 10% ही उसके शरीर में का संचय होता है। तो यह भी याद रखना, लिंडमान का 10% नियम।
देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के क्रमिक संचरण को, जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है, उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। देख रहे हैं, घास, बकरी, बाघ। यहाँ घास उत्पादक है, बकरी शाकाहारी और बाघ क्या है, मांसाहारी, जिसे हम प्राथमिक उपभोक्ता भी बोलते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं, तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें, बकरी क्या है विद्यार्थी, प्राथमिक उपभोक्ता है, बाघ हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीय के साथ साथ यह सर्वोच्च उपभोक्ता भी है। रक्त के दो कार्य सबको मालूम है सर। रक्त शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। रक्त अवशिष्ट पदार्थों यानी कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है। इसके साथ साथ रक्त जो होता है विद्यार्थी, यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है और इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण से भी क्या होता है, तो रक्षा करता है। पादप हार्मोन, जिस प्रकार हम लोग शरीर में हार्मोन है, उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी हार्मोन होता है। अगर उसमें हार्मोन हो तो वो वृद्धि नहीं करेगा, हम में ना हो हम ना वृद्धि करेंगे। तो कहता है पादप हार्मोन क्या है, हार्मोन का नाम लिखना है। तो पौधों में बनने वाली वे रासायनिक पदार्थ जो वृद्धि विकास एवं विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उसे हम पादप हार्मोन कहते हैं। ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एथिलीन है, एब्सिसिक एसिड है, ये सब क्या है, तो पादप हार्मोन है। स्वपरागन पर परागन में अंतर देखिए, स्वपरागन एक ही पौधे में होता है, पर परागन एक पौधे से दूसरे में होता है। और पर परागन के लिए सहायक कारक याद रखना है कि पर परागन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेवार है, तो वर्षा जिम्मेवार है, हवा जिम्मेवार है, छोट छोट भंवरे होते हैं, सब जिम्मेवार। क्या करते हैं सर, यहां से बैठेंगे यहां पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाए, परागन नहीं तो होगा भाई। इसमें विविधता कम होता है, इसमें अधिक होता है। इसका स्रोत क्या है, तो एक ही पौधा है, अलग अलग पौधों से होता है, तो पर परागन हो जाएगा। ओजोन क्या है यह हमारे लिए, तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर क्या बना है, तो ओजोन बना है। ओजोन ऑक्सीजन के त्रिपरमाणुविक रूप है, जिसका सूत्र O3 होता है। यह वायुमंडल में एक परत बनाकर सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ऑब्जर्व करता है, जिससे जीवित प्राणियों की रक्षा होता है। यानी कि सूर्य से निकलने वाले जितने भी पराबैंगनी किरण होता है वो वायुमंडल तक नहीं पहुंच पाता है। काहे नहीं पहुंच पाता है, तो ओजोन क्या करता है, छेद, ओजोन उसको सोख लेता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए फोम यूज करते हैं, इससे फ्रॉन गैस निकलता है जो क्या करेगा, ओजोन क्या करेगा, छेद कर देगा और वहां से पराबैंगनी किरण आ जाएगा धरती पे। तो क्या हो, तो चरम रोग हुई, क्या होगा, चरम रोग होगा। रंध्र क्या है, देखिए इसके 2 कार्य। तो देखिए ना, पत्तों में जो छोटी छोटी छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी, हम रंध्र कहते हैं। तो रंध्र पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा कोशिका सेल घिरे रहता है। इसका कार्य क्या है, तो गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का निष्कासन करना। साथ में याद रखना है रंध्र का है, तो प्रकाश संश्लेषण याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण याद रखने कोई नहीं क्या, प्रकाश संश्लेषण के बाद इस चैप्टर से, और प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त है, प्रयोग द्वारा समझाएं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है, प्रयोग द्वारा समझाएं। प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्व अनुवर्तन, जला अनुवर्तन, इसको भी क्या करना है, दिमाग में क्या करना है, बैठा करके रखना है। चलिए धन्यवाद। हमने क्या किया, देखा कि सर हमने मॉडल पेपर का जो भी साइंस का जो लघु उत्तरीय प्रश्न था उसे हमने किया। और मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप उसे खूब इत्मीनान से समझना है, दिमाग में उतारना और एग्जाम में जाकर के लिख करके आना है और बल्ले बल्ले करना है। धन्यवाद, जय हिंद।